तो हम लोग पढ़ रहे थे सेल, और सेल चैप्टर में हम लोग सेल मेम्ब्रेन और उसके फंक्शन को पढ़ चुके थे, उसके कंपोजिशन को पढ़ चुके थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके आगे का पार्ट, यानी सेल ऑर्गेनेल्स जो हम डिस्कस कर रहे थे उन्हीं सेल ऑर्गेनेल्स में थोड़ा आगे का पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। और वो डिस्कशन कुछ ऐसा होगा कि हम लोग आज शुरू करेंगे जिस टॉपिक से, वो बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों तरीके से वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उस टॉपिक को हम कहते हैं, आज हम जो कंपोनेंट या जो सेल वॉल सेल ऑर्गेनेल लेके शुरू करेंगे वो है सेल वॉल। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सेल वॉल की। हालांकि इससे पहले भी हम सेल वॉल के बारे में पढ़ चुके हैं, और सेल वॉल में इससे पहले जो हमने पढ़ा है वो प्रोकैरियोटिक सेल वॉल के बारे में पढ़ा है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में पाई जाने वाली सेल वॉल। हालांकि सेल वॉल केवल प्रोकैरियोट्स या प्लांट्स में ही नहीं होती है, सेल वॉल प्लांट्स के अलावा प्रोकैरियोट्स, ठीक है, प्रोकैरियोट्स में जो भी बैक्टीरिया है या जो साइनोबैक्टीरिया है उनमें पाई जाती है। और इसके अलावा फंजाई में भी हमें सेल वॉल देखने को मिलती है, फंजाई में भी हम सेल वॉल देखते हैं। हालांकि हम बात करें प्लांट सेल की सेल वॉल या बैक्टीरियल सेल वॉल या फंगल सेल वॉल, तीनों के ही केमिकल कंपोजिशन एकदम अलग पाए जाते हैं। ठीक है, तीनों के ही केमिकल कंपोजिशन एक दूसरे से अलग होते हैं और तीनों में डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। लेकिन ओवरऑल जब हम बात करेंगे, जनरल कैरेक्टर की बात करेंगे, तो हमें जनरल कैरेक्टर में ओवरऑल जो इसका इम्पोर्टेंस मिलेगी, सेल वॉल की जो इम्पोर्टेंस मिलेगी वो सभी में एक जैसी मिलेगी। तो देखते हैं क्या इंपॉर्टेंस हमें मिलती है सेल वॉल की। तो सेल वॉल इट इज अ नॉन लिविंग, सबसे पहली बात ये नॉन लिविंग होती है, इट इज अ नॉन लिविंग स्ट्रक्चर। तो सेल वॉल की सबसे पहले इंपॉर्टेंस आ गई कि ये भाई नॉन लिविंग होती है, ध्यान में ये रख लेना। नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर होता है, टफ, रिजिड मतलब टफ स्ट्रक्चर होता है, आसानी से ब्रेक नहीं कर सकते, आसानी से तोड़ नहीं सकते, आसानी से मोड़ नहीं सकते, इलास्टिसिटी भी नहीं पाई जाती। तो टफ और रिजिड स्ट्रक्चर है, फाउंड आउटर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फंजाई एंड प्लांट्स। हालांकि केवल फंजाई और प्लांट्स में नहीं, इसके अलावा जो प्रोकैरियोट्स में हमने पढ़ा है पेप्टाइडोग्लाइकॉन की सेल वॉल, उनमें भी सेल वॉल पाई जाती है। सो इट इज अ नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर फाउंड आउटर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर पाई जाती है। सेल में जब भी हमने डिस्कस किया कि सेल में जो प्रोटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म की बाउंड्री बनाता है सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के बाहर पाई जाती है सेल वॉल। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलो, सेल मेम्ब्रेन बोलो, सेम कंपोनेंट होता है, लास्ट क्लास में अभी हमने डिस्कस किया है। सो सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फंजाई एंड प्लांट्स, तो किसमें यहाँ पर बेसिकली फंजाई एंड प्लांट्स, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमें फंजाई में भी सेल वॉल देखने को मिलती है। तो अगर हम बात करें प्लांट्स में, और प्लांट्स में भी थोड़ा सा वेरिएशन आता है। प्लांट्स में जो वेरिएशन आता है वो एल्गी की सेल वॉल और जो दूसरे प्लांट्स हैं उनकी सेल वॉल में वेरिएशन आता है। तो अगर हम बात करें एल्गी जो कि प्लांट्स में आते हैं, इफ वी टॉक अबाउट cell wall of algae, cell wall of algae is made up of cellulose, cellulose is the basic material। ठीक है, ध्यान में हमने सुना है कि जूनियर क्लासेस में कि सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, तो केवल सेल्यूलोज की नहीं बनी होती बेटा, सेल्यूलोज जो है बेसिक मटेरियल होता है, सेल्यूलोज के अलावा भी मटेरियल पाए जाते हैं जो सेल वॉल का फॉर्मेशन करते हैं। तो सेल वॉल बना होता है सेल्यूलोज का, और सेल्यूलोज के साथ साथ और भी जो मटेरियल होते हैं गैलेक्टॉन्स, मैनान्स एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। ये बात हो रही है किसकी? एल्गल सेल वॉल, यानी एल्गी की सेल वॉल की बात हो रही है। तो एल्गी की सेल वॉल में बेस मटेरियल जो है सेल्यूलोज है, लेकिन सेल्यूलोज के अलावा गैलेक्टॉन्स, मैनान्स और मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कि मोस्ट इंपॉर्टेंटली कैल्शियम कार्बोनेट हमें मिलता है। दूसरा अगर बात करें जो दूसरे प्लांट्स हैं, दूसरे प्लांट्स में हम एल्गी के अलावा जो प्लांट्स हैं उनकी सेल वॉल की बात करें, इन अदर प्लांट्स, सो अदर प्लांट्स में
द बेस द सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन्स एंड प्रोटीन्स। तो दूसरे जो प्लांट्स हैं उनकी सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज जो बेस मटेरियल है, लेकिन सेलुलोज के अलावा जो अदर मटेरियल होते हैं उनमें हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन्स और प्रोटीन्स पाया जाता है। ये तो जो मेजर एलिमेंट हैं जो इनको बनाते हैं, और इसके अलावा माइनर एलिमेंट भी हमें मिलता है जिसमें हमें कैल्शियम, मैग्नीशियम मिलता है अदर प्लांट्स की सेल वॉल में। ठीक है, यहां पर हम देखेंगे तो हमें सेल का जो एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, और इस सेल के स्ट्रक्चर में हमें सेल्यूलोज के जो सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है वो फाइबर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो सेल वॉल बनाता है वो फाइबर्स के फॉर्म में होता है, और सेल्यूलोज के फाइबर्स के अंदर मैक्रो बड़े फाइबर्स होते हैं जिन्हें मैक्रोफाइब्रिल्स कहा जाता है। उन मैक्रोफाइब्रिल्स के अंदर माइक्रोफाइब्रिल्स पाए जाते हैं, एंड ये माइक्रोफाइब्रिल्स जो हैं स्ट्रेट चेन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, दे आर मेड अप ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, किसके बने होते हैं? बीटा डी ग्लूकोज के बने होते हैं, एंड दे आर स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। इनमें ब्रांचिंग नहीं पाई जाती, ये बात को ध्यान में रखना, नो ब्रांचिंग इज फाउंड। इनके स्ट्रक्चर में ब्रांचिंग नहीं पाई जाती। ये जो स्ट्रक्चर बना है ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, तो सेल वॉल जो मिलती है वो बीटा डी ग्लूकोज की का चेन स्ट्रक्चर मिलता है जिसमें ब्रांचिंग नहीं पाई जाती। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन है किसका? सेल वॉल का। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब भी हम सेल वॉल की बात करेंगे तो सेल वॉल का जो फॉर्मेशन होता है वो सब्सटेंसेस के डिपोजिशन से इसका फॉर्मेशन पाया जाता है। ठीक है, जैसे हम एक पॉइंट को कंसिडर करें, एक पॉइंट पे ध्यान दें। अगर हमें कहीं भी हम देखते हैं, कहीं पर सैंड ड्यून्स हमें दिखते हैं, रेगिस्तान में सैंड ड्यून्स दिखते हैं, तो सैंड ड्यून्स क्या होते हैं? रेत के बड़े बड़े टीले होते हैं, हवा बहती है तो उस हवा के साथ जो है रेत एक जगह से दूसरी जगह जाती है और वहां पर डिपॉजिट होती है, तो वहां पे सैंड ड्यून्स बन जाते हैं। यानी सैंड ड्यून्स का फॉर्मेशन डिपोजिशन से होता है, और सैंड ड्यून्स अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं। यहां पर सेल वॉल का फॉर्मेशन भी डिपोजिशन से होता है, लेकिन बस ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते। एक बार इनका डिपोजिशन से फॉर्मेशन हो जाता है तो ये परमानेंट स्ट्रक्चर के फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखना है। तो सेल वॉल की जब हम बात करते हैं तो सेल वॉल के फॉर्मेशन में जो है इसका फॉर्मेशन होता है सब्सटेंसेस के डिपोजिशन से। जो अभी हमने सब्सटेंसेस सुने, ग्लूकोज, सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, ये जो हमें सब्सटेंसेस सुने, ये डिपोजिशन, इनका डिपोजिशन होता है जिससे कि सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। और सबसे पहले जब फॉर्मेशन होता है कोई भी अगर सेल है, वो सेल न्यूली फॉर्म सेल है, प्लांट सेल की बात करें, कोई भी प्लांट सेल है उसका अभी नया नया फॉर्मेशन हुआ है, न्यूली फॉर्म सेल है। सो न्यूली फॉर्म सेल में सबसे पहले एक इनर लेयर बनती है, और वो इनर लेयर को कहते हैं प्राइमरी सेल वॉल। तो न्यूली फॉर्म सेल में जो इनर लेयर बनती है उसे कहा जाता है प्राइमरी सेल वॉल, जो सबसे अंदर की तरफ सबसे पहले बनती है प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है, फिर इस प्राइमरी सेल वॉल के भी अंदर की तरफ जैसे जैसे वो सेल ग्रो करती है, उसमें प्रोलिफरेशन होता है, वो सेल मैच्योर होती है, तो उसमें एक और सेल लेयर बनती है जिसे बोलते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। और सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन प्राइमरी सेल वॉल से अंदर की तरफ होता है। ये पॉइंट याद रखना, सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन प्राइमरी सेल वॉल के अंदर की तरफ होता है। ठीक है, कैसे ये फॉर्मेशन होता है हम समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करो दो सेल्स हैं, यहां पर हम एक डायग्राम से समझाने का प्रयास करेंगे। सपोज करो दो सेल्स हैं, और यहां पर हम ऐसे समझें कि आप डायग्राम को देखिएगा।
ठीक है, एक सेल है ये, और ये सेल अभी डिवाइड हुई है, और इसके डिवीजन से दो न्यूक्लियस बने हैं। एक न्यूक्लियस इस तरफ बना है और दूसरा न्यूक्लियस अपोजिट साइड बना है। एक न्यूक्लियस इधर और एक न्यूक्लियस इधर। अब जब भी इस सेल की अगर हम डिवीजन की बात करें तो इसमें सबसे पहले जो एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम बोलते हैं सेल प्लेट। ठीक है, एक स्ट्रक्चर बनता है इसके बीच में जिसको बोलते हैं सेल प्लेट। दोनों न्यूक्लियस के बीच में जो साइटोप्लाज्म है उस साइटोप्लाज्म को डिवाइड करेगा और एक स्ट्रक्चर बनेगा सेल प्लेट। अब इस सेल प्लेट के लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे सबसे पहले एक सेल वॉल बनेगी, और इस सेल वॉल को बोलते हैं प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है, तो बीच में एक सेल प्लेट स्ट्रक्चर बनेगा और सेल प्लेट के दोनों तरफ सेलुलोज की या बोला जाए प्राइमरी सेल वॉल की एक लेयर बनेगी जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी सेल वॉल। तो थोड़ा सा अगर हम लेबलिंग इसकी कर लें तो बीच वाले स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सेल प्लेट, सेल प्लेट, और उसके बाद दोनों तरफ प्राइमरी सेल वॉल, लेफ्ट साइड भी बनेगा और राइट साइड भी बनेगा प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है, अब ये सेल जैसे ही मैच्योर होगी या जैसे ही इसमें प्राइमरी सेल वॉल बनेगा, प्राइमरी सेल वॉल के बनते ही सेल प्लेट का नाम बदल जाएगा और वो बन जाएगी मिडिल लैमेला। जब तक प्राइमरी सेल वॉल नहीं बना था तब तक उसे हम सेल प्लेट बोल रहे थे। जैसे ही प्राइमरी सेल वॉल बनेगा ये सेल प्लेट का नाम बदल जाएगा, ये बन जाएगी मिडिल लैमेला। ध्यान रखना। और मिडिल लैमेला के लेफ्ट और राइट साइड में हमें प्राइमरी सेल वॉल मिलेगी, यानी दोनों तरफ प्राइमरी सेल वॉल मिलेगी। ये बात हो रही है किसकी? न्यूली फॉर्म सेल की बात हो रही है। कोई सेल अभी अभी नई सेल बनी है, न्यूली उसका फॉर्मेशन हुआ है, तो उसमें हमें प्राइमरी सेल वॉल मिलेगी। अब इस प्राइमरी सेल वॉल के दोनों तरफ एक और लेयर बनेगी। प्राइमरी सेल वॉल के दोनों तरफ एक और लेयर बनेगी और ये लेयर कहलाएगी सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है, तो ये बनेगी किधर? सेकेंडरी सेल वॉल, न्यूक्लियस की तरफ बनेगी। ठीक है, सेकेंडरी सेल वॉल। लेफ्ट साइड में भी बनेगी और राइट साइड में भी। सेकेंडरी सेल वॉल। अब ये जो सेकेंडरी सेल वॉल है इसके अंदर फिर इस सेल की सेल मेम्ब्रेन होगी। ये भाई सेल मेम्ब्रेन है। तो अगर हम बात करें एक कोई भी सेल मैच्योर होगी, ध्यान से सुनना, कोई भी मैच्योर सेल अगर हमें प्लांट सेल मिलेगी तो उसमें हमें प्राइमरी सेल वॉल भी मिलेगी, उसमें हमें सेकेंडरी सेल वॉल भी मिलेगी। दोनों प्राइमरी सेल वॉल के बीच में स्ट्रक्चर मिलेगा जिसे कहेंगे मिडिल लैमेला, फिर उसके दोनों तरफ प्राइमरी सेल वॉल, और फिर प्राइमरी सेल वॉल के अंदर की तरफ सेकेंडरी सेल वॉल। और फिर लिखा है यहां पर, अगर आप देखोगे तो सेकेंडरी सेल वॉल इज फॉर्म्ड ऑन द इनर साइड टुवर्ड्स मेम्ब्रेन। तो सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर क्या है? सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ये सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, सेकेंडरी सेल वॉल से अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन है। तो जरा आप एक कैलकुलेशन अपने दिमाग में लगाओ, एक कैलकुलेशन अपने दिमाग में लगाओ कि कोई सब्सटेंस अगर एक सेल के साइटोप्लाज्म से दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म तक जाएगा तो उसे कितने बैरियर को क्रॉस करके जाना होगा? ध्यान से सोचो। कोई अगर कोई सब्सटेंस है एक सेल के साइटोप्लाज्म से दूसरे सेल के साइट अपने एडजेसेंट सेल के साइटोप्लाज्म तक जाएगा तो वो कितने बैरियर को क्रॉस करते हुए जाएगा? इस पॉइंट को सोचो। तो सबसे पहले वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, फिर सेकेंडरी सेल वॉल को क्रॉस करेगा, फिर प्राइमरी सेल वॉल को क्रॉस करेगा, फिर मिडिल लैमेला को क्रॉस करेगा,
फिर प्राइमरी सेल वॉल को क्रॉस करेगा, फिर सेकेंडरी सेल वॉल को क्रॉस करेगा और फिर सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके फिर साइटोप्लाज्म में पहुंचे। ये सीक्वेंस याद रखना, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन, सेकेंडरी, प्राइमरी, मिडिल लेमेला, प्राइमरी, सेकेंडरी, सेल मेम्ब्रेन। अब देखो कितनी टोटल कितने बैरियर को क्रॉस करेगा, आई थिंक 7 बैरियर्स को ये क्रॉस करते हुए जाएगा। तो नॉर्मली किसी भी सेल में हमें 2 सेल वॉल की लेयर मिलती हैं, सबसे अंदर सेकेंडरी सेल वॉल, उसके बाहर प्राइमरी सेल वॉल। लेकिन कुछ ऐसी भी सेल्स होती हैं जिन्हें एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ की जरूरत होती है, ठीक है। कुछ ऐसी भी सेल्स पाई जाती हैं जिन्हें एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ की जरूरत होती है, और जब सेल्स को एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ की जरूरत होती है तो उनमें एक एडिशनल टर्शरी सेल वॉल भी पाई जाती है, जैसे कि जिम्नोस्पर्म की कुछ सेल्स में जो है हमें टर्शरी सेल वॉल भी मिलता है, और टर्शरी सेल वॉल जो है सेकेंडरी सेल वॉल के भी अंदर प्रेजेंट होती है, एंड इट प्रोवाइड एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू द सेल वॉल। ये सेल वॉल को एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, लेकिन वो नॉर्मल कंडीशन नहीं है। वो है कि एक्सेप्शनली जहां पर अगर हम बात करें कि जहां एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है वहां की बात है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और आगे देखते हैं। फिर इसके बारे में लिखा हुआ है, जस्ट अ सेकेंड, 1 मिनट रुक के फिर नोट डाउन करेगा। द मिडिल लैमेला इज अ लेयर मेनली ऑफ, अब आपको समझ में आ गया मिडिल लैमेला कहाँ है। तो दोनों प्राइमरी सेल वॉल के बीच में जो लेयर दिख रही है वो मिडिल लैमेला है। जो पहले क्या थी, पहले इसका नाम था सेल प्लेट, अब इसका नाम है मिडिल लैमेला। सो मिडिल लैमेला इज अ लेयर, ये बनी होती है किसकी, कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है। ध्यान से याद रखना, ये बनी होती है कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट, यानी कैल्शियम पेक्टेट प्लस मैग्नीशियम पेक्टेट मिला के कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट। तो ये हम लिखेंगे, इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट, ठीक है। कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है क्या, मिडिल लैमेला मेनली। लेकिन कैल्शियम मैग्नीशियम में भी कैल्शियम बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है, मैग्नीशियम कंपैरेटिवली बहुत कम अमाउंट में होता है, और पेक्टेट प्रेजेंट होता है। ये दो एडजेसेंट सेल्स को, दो नेबरिंग सेल्स को ग्लू करते हैं, एक साथ चिपका देते हैं। उनके बीच में सीमेंटिंग मटेरियल की तरह काम करते हैं। सीमेंट जैसे दो ब्रिक्स को ज्वाइन कर देते हैं, वैसे ही ये कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट दो सेल वॉल को आपस में ज्वाइन कर देते हैं, एडजेसेंट सेल्स को आपस में ज्वाइन कर देते हैं। द सेल वॉल एंड मिडिल लैमेला may be traversed by plasmodesmata which connect the cytoplasm of neighboring cells। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, इस डायग्राम में देखेंगे कि दो सेल्स हैं और सेल्स के बीच में यहाँ पे हमें कुछ ऐसे गेट दिख रहे हैं, कुछ ऐसे पैसेज दिख रहा है, और इस पैसेज से सब्सटेंसेस एक सेल से दूसरे सेल में जाते हैं। इसी पैसेज को बोला जाता है प्लाज्मोडेस्मेटा। ये सब्सटेंसेस के मूव करने के लिए पैसेज होते हैं जिन्हें कहा जाता है प्लाज्मोडेस्मेटा। तो प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू आपस के जो सेल्स हैं उनके साइटोप्लाज्म आपस में कनेक्टेड होते हैं, और जैसा कि मैंने बताया कि अगर एक साइटोप्लाज्म से दूसरे साइटोप्लाज्म जाएंगे तो किससे होकर जाएंगे, प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू सब्सटेंसेस मूव करेंगे, और इन्हीं की वजह से एडजेसेंट साइटोप्लाज्म आपस में कनेक्टेड पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम भी बना लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। देखते हैं फिर आगे। जब कभी भी हम प्लांट सेल्स में या प्लांट्स में स्ट्रेंथ की बात करेंगे या मजबूती की बात करेंगे, जैसे हम लोग देखते हैं जो जो बड़े प्लांट होते हैं, जैसे कि बैनियन ट्री है, तो बैनियन ट्री में पाई जाती हैं प्रॉप रूट्स, वो लटकती हुई रूट्स होती हैं, और उन लटकती हुई रूट्स में बहुत हाई स्ट्रेंथ प्रेजेंट होती है। तो स्ट्रेंथ जो प्रेजेंट होती है वो इन्हीं सेल वॉल की वजह से प्रेजेंट होती है, और इसीलिए प्लांट्स का यूज किया जाता है। आप जूट में सुना होगा, रोप्स को बनाने में, रस्सियों को बनाने में इसका यूज किया जाता है। और वो यूज क्यों हो पाता है, ड्यू टू देयर मैकेनिकल स्ट्रेंथ, इनकी रिजिडिटी, इनकी जो टफनेस है, इनकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ है,
उसी की वजह से इनकी इम्पोर्टेंस ऐसी जगहों पर हो पाती है, इनका यूज ऐसी जगहों पर हो पाता है जहां पर मैकेनिकल रिजिडिटी की या मैकेनिकल टफनेस की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो ये था फंक्शन ऑफ सेल वॉल। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सिस्टम यहाँ डिस्कस करेंगे, और इस इंपॉर्टेंट सिस्टम को डिस्कस करने के लिए हम जो पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं वो है सेल ऑर्गेनल्स इन यूकैरियोटिक सेल में जो अगला सिस्टम आता है वो है एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम एग्जैक्टली होता क्या है और इसको एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम क्यों कहा जाता है, समझिएगा। सेल के अंदर कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं जो केवल और केवल मेम्ब्रेन के बने होते हैं। ठीक है, और वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं या वो आपस में रिलेटेड होते हैं, क्योंकि एक सेल ऑर्गेनल से दूसरा सेल ऑर्गेनल बनता है और दूसरे से तीसरा सेल ऑर्गेनल मिलता है। ये सभी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं जो मेम्ब्रेन से बनते हैं, और इसीलिए इन सबको एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम कहा जाता है। और इन सभी का फंक्शन भी आपस में ये मिलजुल कर काम करते हैं, एक साथ कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, इनका फंक्शन भी कोऑर्डिनेटेड पाया जाता है, और इसीलिए ये कुछ सेल ऑर्गेनल्स हैं जिनको एक साथ एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम कहा जाता है। तो कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स आते हैं जो इस एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में पाए जाते हैं, उनमें हमें मिलता है कौन कौन सा। एक हमें मिलता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक सेल ऑर्गेनल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर गोल्जी बॉडी, फिर लाइसोसोम और वैक्यूल, ये 4 सेल ऑर्गेनल्स का हमें सिस्टम मिलता है, जिसे एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम या GERL भी कहा जाता है। इसको GERL, इसको ध्यान में रख लेना, GERL। ठीक है, एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम या GERL। GERL नाम दिया जाता है गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम को, ये GERL सिस्टम है। हालांकि इसमें वैक्यूल भी आता है, और इसीलिए एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में इन चारों को ही कंसिडर किया जाता है। सो इट इज अ ग्रुप ऑफ मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स हैविंग कोऑर्डिनेटेड फंक्शन, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स जिनका आपस में फंक्शन कोऑर्डिनेटेड पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। और इस एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में ये 4 सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। ठीक है, देखते हैं इन सभी के क्या फंक्शन हमें दिखते हैं, तो नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस एंडोमेम्ब्रेनस को सिस्टम को देखें तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे हम कॉमनली ER के नाम से डिनोट करते हैं, और ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है। और इसमें सिंगल मेम्ब्रेन तो होते हैं, लेकिन सिंगल मेम्ब्रेन का भी पूरा एक बड़ा नेटवर्क दिखाई देता है, और सिंगल मेम्ब्रेन होने की वजह से, उनका नेटवर्क पाए जाने की वजह से हमें ये मल्टी लेयर्ड या मल्टी मेम्ब्रेनस दिखाई देते हैं। लेकिन मल्टी मेम्ब्रेनस दिखने के बाद भी ये कैसे होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेनस होते हैं। ठीक है, तो इन्हें बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल होते हैं। और इनका जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर इनका जो शेप है वो 3 तरह से इसका शेप पाया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर दे आर ऑफ 3 टाइप, तो लिखेंगे on the basis of structure, on the basis of structure they are of 3 टाइप। कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। कौन कौन से होते हैं, पहले होते हैं वेसिकुलर, दूसरे होते हैं ट्यूबुलर, और तीसरे होते हैं सिस्टर्ने, ठीक है, 3 तरह का इनका शेप पाया जाता है। वेसिकुलर कैसे होते हैं, ऐसे राउंडेड वेसिकल्स के जैसे होते हैं वेसिकुलर। ट्यूबुलर कैसे होते हैं, थोड़े से लॉन्ग होंगे, तो ये ट्यूबुलर हो गए। और सिस्टर्ने कैसे होते हैं, तो जब हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर इनका देखने को मिले तो इस स्ट्रक्चर को हम सिस्टर्ने बोलते हैं। तो 3 तरह का इनका स्ट्रक्चर पाया जाता है, वेसिकुलर, ट्यूबुलर और सिस्टर्ने।
तो ये तो हो गया किसकी बात, इनके शेप की बात हो गई, इनके स्ट्रक्चर की बात हो गई। अब बात है कि ये प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं तो इनके एक तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है अंदर की तरफ, और बाहर की तरफ सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो ये अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं और बाहर सेल मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, किसकी बात हो रही है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। पहले इनका शेप देखते और समझते हैं कि इनका शेप कैसा पाया जाता है। जैसे अगर हम सेल में सेल मेम्ब्रेन को देखेंगे या सेल के स्ट्रक्चर को देखेंगे, तो सपोज करिए ये हम जो डायग्राम बना रहे हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये सिस्टर्ने स्ट्रक्चर है। तो ये सिस्टर्ने स्ट्रक्चर अंदर की तरफ तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ा है, और बाहर की तरफ ये सेल मेम्ब्रेन से जुड़े होते हैं। तो बाहर इनके सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, और अंदर इनके इनर साइड पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और बीच में, इन दोनों के बीच में ये कनेक्ट करता है कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अगर हम देखें तो इसने साइटोप्लाज्म को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक वो पार्ट जो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो अंदर वाला पार्ट है, ठीक है, साइटोप्लाज्म, इसके जो अंदर साइटोप्लाज्म का जो पार्ट है, इसके अंदर जो कुछ भी मिलेगा वो इंट्राल्यूमिनल, अंदर जो है ल्यूमेन बोलेंगे, और उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसे बोलेंगे इंट्राल्यूमिनल। और दूसरा इसके बाहर जो पार्ट है वो है एक्स्ट्राल्यूमिनल। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो कुछ भी होता है उसे बोलते हैं इंट्राल्यूमिनल, और इसके बाहर जो होता है उसे बोलते हैं एक्स्ट्राल्यूमिनल। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये दो पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। दूसरा पॉइंट है कि सपोज करो किसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अगर राइबोसोम्स अटैच हैं, ठीक है, राइबोसोम्स अटैच हैं, जनरली कुछ ऐसे भी पाए जाते हैं जिनके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं। तो सपोज करो कि इनके ऊपर राइबोसोम्स अटैच हैं, एक यहाँ अटैच है, यहाँ अटैच है, इनकी सरफेस पर अटैच राइबोसोम्स पाए जा रहे हैं। तो जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर राइबोसोम्स अटैच पाए जाते हैं उसे बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिसमें राइबोसोम्स नहीं होते उसे बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पे दो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएंगे, जिस पर राइबोसोम प्रेजेंट है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा, और जिस पे नहीं है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा। और यहाँ पे क्यों हो जाएगा, क्योंकि इनमें राइबोसोम्स अटैच पाए जाते हैं। और यहाँ पर कौन से राइबोसोम्स हैं, 80S टाइप के राइबोसोम्स हैं। ये यूकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं जो केवल और केवल यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं, 80S टाइप के राइबोसोम। ठीक है, 80S टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है। तो जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स अटैच है वो रफ कहलाएगा, और जिस पे राइबोसोम्स अटैच नहीं है वो स्मूथ कहलाएगा। तो समझने के लिए इस डायग्राम को देखेंगे, और इस डायग्राम में हमें यहाँ पर दिखेगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स अटैच पाए जा रहे हैं। ठीक है, राइबोसोम्स अटैच पाए जा रहे हैं। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये कौन सा है, रफ है। अगर इस पे राइबोसोम्स अटैच नहीं होते, जैसा कि यहाँ पर हमें दिख रहा है, जो बाहर इसके प्रेजेंट है वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो येलो वाला जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा है, जो हमें ट्यूबुलर दिख रहा है, वो कैसा दिख रहा है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो हमें हाईली कॉइल्ड यानी रेड वाला जो पार्ट दिख रहा है वो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि हमें कैसा दिख रहा है, सिस्टर्ने शेप का दिख रहा है। तो हमने तीन शेप की बात करी थी, दो हमें यहाँ पर दिख रहे हैं, और मेनली जो है सिस्टर्ने और ट्यूबुलर पार्ट ही पाए जाते हैं। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो मेनली पाया जाता है सिस्टर्ने पार्ट में, और स्मूथ जो है वो जो है ट्यूबुलर फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, तो ये दो तरह के
राइबोसोम होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑन प्रेजेंस ऑफ, दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, और तीन तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, उनके स्ट्रक्चर के बेस पर। ठीक है, तो बात हमने बताई कि ये जो है साइटोप्लाज्म को दो कंपार्टमेंट में या दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक ल्यूमिनल यानी वो पार्ट जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर पाया जाता है या इंट्राल्यूमिनल बोलते हैं, और दूसरा है एक्स्ट्राल्यूमिनल जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर पाया जाता है। इसको आप नोट कर लीजिए, ये अभी बेसिक इंफॉर्मेशन है। ठीक है, बेसिक इंफॉर्मेशन किसके बारे में? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। ठीक है, अगला ये डायग्राम बना लीजिए। जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम नहीं पाया जाता उसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और जिसमें राइबोसोम पाया जाता है उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अच्छा, राइबोसोम भी कौन सा? तो ध्यान में रहे कि 80S टाइप ऑफ राइबोसोम जो कि यूकैरियोटिक राइबोसोम है, केवल और केवल यूकैरियोट्स में पाया जाता है, वही राइबोसोम इसके मेम्ब्रेन से अटैच मिलता है। अब इसके अगर हम फंक्शन की बात करें, ध्यान से सुनना, फंक्शन की बात करें तो राइबोसोम इज रिलेटेड विथ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड है, और इसलिए यहां पर भी जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे वो प्रोटीन सिंथेसिस में इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, इनडायरेक्टली प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करेंगे तो क्या हो गया? प्रोटीन, तो प्रोटीन सब्सटेंस जो भी एंजाइम का सिक्रीशन है, जो भी प्रोटीन हार्मोन का सिक्रीशन है, वो सभी होगा किसकी मदद से? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मदद से। जो भी नॉन प्रोटीन सिक्रीशन है, यानी कार्बोहाइड्रेट का अगर हम बोले सिक्रीशन, या कोलेस्ट्रॉल का सिक्रीशन, या स्टेरॉइडल सिक्रीशन, वो किससे रिलेटेड है? वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेटेड है। तो प्रोटीनेशियस सिक्रीशन इज रिलेटेड विथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड नॉन प्रोटीनेशियस सिक्रीशन इज रिलेटेड विथ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हमें ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे दोनों में डिफरेंसेस को हम देखेंगे, क्या डिफरेंस है दोनों में, एक बार रिकॉल करते हैं, देखते हैं। सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बियर राइबोसोम ऑन इट्स सरफेस, इसकी सरफेस पर क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है। कौन सा राइबोसोम? 80S टाइप का राइबोसोम। तो इसे हम RER कहते हैं, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। तो बात करते हैं इनके फंक्शन की, और दोनों में डिफरेंसेस की बात करेंगे। दोनों में डिफरेंसेस की बात करेंगे। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट कंसिस्ट ऑफ राइबोसोम ऑन इट सरफेस, और उसकी सरफेस पर हमें 70S टाइप का राइबोसोम मिलता है। अब यहां पर बात आ जाती है कि RER is frequently observed in the cells actively involved in प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन। तो जो भी प्रोटीन सब्सटेंस बनेंगे या जो भी प्रोटीनेशियस सब्सटेंस का सिक्रीशन होगा वो किससे रिलेटेड होगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो चाहे हम एंजाइम के सिक्रीशन की बात करें या प्रोटीनेशियस हार्मोन के सिक्रीशन की बात करें, वो किसकी वजह से होगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। So they are extensive and continuous with the outer membrane of nucleus, और ये हमें मालूम है ये outer membrane of nucleus के साथ continuation में पाए जाते हैं। ठीक है, outer membrane of nucleus के साथ continuation में मिलते हैं कौन? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वहीं स्मूथ का अपोजिट है नॉन प्रोटीनेशियस सिक्रीशन, और नॉन प्रोटीनेशियस सिक्रीशन की हम बात करेंगे तो इस पे राइबोसोम्स अटैच नहीं है, और इसमें मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड, कोलेस्ट्रॉल, स्टेरॉइड्स की सिंथेसिस। तो जो भी चाहे स्टेरॉइडल हार्मोन है
जो भी नॉन प्रोटीन सिक्रीशन है वो रिलेटेड होगा किससे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। बॉडी में जो भी नॉन प्रोटीन सिक्रीशन है, तो जो ग्लैंड, जो सेल्स नॉन प्रोटीन सब्सटेंस का सिक्रीशन कर रही है, और वो नॉन प्रोटीन सब्सटेंस क्या प्रेजेंट होगा उस सेल में? इनॉर्मस अमाउंट ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये मेनली ट्यूबुलर फॉर्म में पाए जाते हैं। एनिमल सेल्स की बात करें तो एनिमल सेल्स में लिखा है कि इन एनिमल सेल्स लिपिड्स लाइक स्टेरॉइडल हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्टेरॉइडल हार्मोन का सिक्रीशन, कौन होते हैं स्टेरॉइडल हार्मोन? ध्यान में रहे, किसको कहते हैं स्टेरॉइडल हार्मोन? ऐसे हार्मोन जिनमें कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, ऐसे हार्मोन जिनका न्यूक्लियस कोलेस्ट्रॉल का बना होता है, उन्हें बोलते हैं स्टेरॉइडल हार्मोन। कौन से होते हैं स्टेरॉइडल हार्मोन? हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन एड्रिनल कॉर्टेक्स से जितने भी हार्मोन सिक्रीट होते हैं वो सभी स्टेरॉइडल हैं। एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, ये सभी क्या है? स्टेरॉइडल हार्मोन है। और सभी के न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है? कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है। ठीक है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अलग तरह के सब्सटेंस सिक्रीट होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीनेशियस सब्सटेंस सिक्रीट होते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में एक और खास बात आती है, और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो ये कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मसल्स के अंदर भी पाए जाते हैं, और मसल्स के अंदर इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल सामने आता है। एक्चुअली मसल्स के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं उन्हें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक्चुअली मसल्स के साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म कहा जाता है, तो वहां पे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मसल्स के अंदर बेसिकली दो तरह की होती हैं, एक एल ट्यूब्यूल्स और एक टी ट्यूब्यूल्स। एल ट्यूब्यूल और टी ट्यूब्यूल ट्यूबुलर होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स बोल सकते हैं। एल मतलब लॉन्गिट्यूडनल ट्यूब्यूल, टी मतलब ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल। एंड दिस एल ट्यूब्यूल, ये एल ट्यूब्यूल क्या करती है? ये एल ट्यूब्यूल कैल्शियम का स्टोरेज करती है, कैल्शियम आयन का स्टोरेज करती है। और ये कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है मसल कॉन्ट्रैक्शन को ट्रिगर करने के लिए। ठीक है, दिस कैल्शियम इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू ट्रिगर मसल कॉन्ट्रैक्शन, और इसीलिए एल ट्यूब्यूल इज इन्वॉल्व विद कॉन्ट्रैक्शन इन मसल्स, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व है। बिना इनके मसल का कॉन्ट्रैक्शन ट्रिगर नहीं होगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल हो जाते हैं, किसके लिए? मसल कॉन्ट्रैक्शन को ट्रिगर करने के लिए। कौन हो जाता है भाई? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू स्टोर कैल्शियम आयन। ये कैल्शियम आयन का स्टोरेज करते हैं, जिसकी वजह से ये एबिलिटी इनमें डेवलप होती है। ठीक है, एल ट्यूब्यूल इन्वॉल्व विद ट्रिगर ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन को ट्रिगर करने के लिए। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। तो ये मसल कॉन्ट्रैक्शन को ट्रिगर करते हैं कौन? एल ट्यूब्यूल्स बाय स्टोरेज ऑफ कैल्शियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है गोल्जी एपरेटस। इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ये आज कंप्लीट हो नहीं पाएगा। सो यहां तक था किससे रिलेटेड? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेटेड। इसके टाइप्स तो एक बार हम समराइज कर लेते हैं इसको। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने देखा, एक सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल, सिंगल मेम्ब्रेन है याद रखना, जो केवल यूकैरियोटिक सेल में मिलता है, और यूकैरियोटिक सेल में ये सब्सटेंसेस के सिक्रीशन और उनके ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है। ठीक है, क्योंकि ये एक हाईवे की तरह काम करता है, एक टनल की तरह काम करता है। इससे होते हुए सब्सटेंस न्यूक्लियस से डायरेक्ट सेल के बाहर जा सकता है, या सेल के बाहर से डायरेक्ट न्यूक्लियस तक जा सकता है। तो ये हम बोले तो एक हाईवे या टनल की तरह भी काम करता है। और दो तरह के होते हैं, रफ और स्मूथ। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दे आर रिलेटेड विथ प्रोटीनेशियस सिक्रीशन, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिलेटेड विथ लिपिड
और नॉन प्रोटीनेशियस सिक्रीशन जिसमें कि स्टेरॉइड्स या स्टेरॉइडल हार्मोन्स भी आते हैं। फिर एक इनका टाइप मिलता है हमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो केवल और केवल मसल्स में पाया जाता है और वहां पर वो कैल्शियम का स्टोरेज करता है और कैल्शियम स्टोरेज की वजह से वो मसल कॉन्ट्रैक्शन को ट्रिगर करता है। जब ये कैल्शियम रिलीज करता है सार्कोप्लाज्म में तो वो कैल्शियम मसल्स के प्रोटीन से जाकर बाइंड होता है और बाइंड होने के बाद मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है। तो बिना इसके कैल्शियम के रिलीज किए हुए ये बाइंड नहीं होगा और बाइंड नहीं होगा तो मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट नहीं होगा। तो कैल्शियम का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमें मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी